तो जैसे हमने टाटा नैनो के केस में देखा था कि उनका जो वेस्ट बंगाल में प्लांट सेट करने का डिसीजन था वो गलत था, जिसकी वजह से उनको चेंज करने के लिए उनको 1000 करोड़ रुपीस का लॉस बेयर करना पड़ा। सो हमने देखा कि वाई मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, रिस्क इन्वॉल्व होता है, प्लस वो इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, मतलब लॉस इनकर करे बिना उन डिसीजंस को चेंज नहीं किया जा सकता। हेलो एंड वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास बिजनेस स्टडीज। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस और मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग होते क्या है? फैक्टर इफेक्टिंग का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं हम किन बेसिस पर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, आरओआर के बारे में। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मारुति के पास दो ऑप्शंस है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में उसके पास ऑप्शन है कि वो स्मॉल कार मार्केट में लॉन्च करे, और प्रोजेक्ट बी में उसके पास ऑप्शन है कि वो एसयूवी मार्केट में लॉन्च करे। सो मारुति की मैनेजमेंट देखती है कि स्मॉल कार में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम है और जो एसयूवी है उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। फिर मारुति देखती है कि जो स्मॉल कार है उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, आज के टाइम में डिमांड भी ज्यादा है। बट लेकिन जब मारुति एसयूवी की डिमांड देखती है तो वो देखती है कि जो एसयूवी की डिमांड है फ्यूचर में ज्यादा है। सो मारुति की मैनेजमेंट ये देखती है कि स्मॉल कार में इन्वेस्ट करने से मारुति को आरओआर मिलेगा 12% का। वहीं मारुति की मैनेजमेंट ये देखती है कि एसयूवी में इन्वेस्ट करने से उसको जो आरओआर मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो मिलेगा उसको 15% का। तो यहाँ पे मारुति को प्रोजेक्ट बी मतलब एसयूवी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट में एसयूवी लानी चाहिए, क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। वहीं अगर हम स्मॉल कार की रेट ऑफ रिटर्न देखें तो यहाँ इसकी बस 12% है, बट लेकिन एसयूवी की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है, स्मॉल कार से ज्यादा है। तो मारुति इन्वेस्ट करेगी प्रोजेक्ट बी में, दैट इज वो एसयूवी लाएगी मार्केट के अंदर। सेकेंड आता है कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लोज का अगर मतलब समझे तो कैश फ्लो का मतलब होता है कि जो बिजनेस किसी चीज में इन्वेस्ट करता है तो उससे उसको कितना रिटर्न मिलेगा। जितना ज्यादा जल्दी रिटर्न मिलेगा और जितना फ्रीक्वेंट मिलेगा वो ही उतना अच्छा प्रोजेक्ट होता है। इसको अब एक सिचुएशन से समझते हैं। सपोज दो प्रोजेक्ट हैं, दैट इज प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। सो प्रोजेक्ट ए की जो कैश फ्लोज है, जो कैश इनफ्लो है, वो है 5 लाख फॉर 4 ईयर। तो उनको टोटल 4 इयर्स में कितना कैश इनफ्लो मिल रहा है? 20 लाख का। वही जो प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट बी में जो उनको कैश इनफ्लो है वो मिलेंगे एट द एंड ऑफ 4 ईयर एट 18 लाख। तो इसमें उन्होंने कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, यहाँ पे उन्हें मिला 18 लाख। तो हमने सिचुएशन से देखा कि कंपनी को प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो इसका कैश फ्लो है वो रेगुलर भी है, क्योंकि उनको हर साल मिल रहा है, प्लस वो ज्यादा भी है, उनको 20 लाख मिल रहे हैं। वहीं प्रोजेक्ट बी में उनको रेगुलर कैश इनफ्लो नहीं मिल रहा, उनको साल के 4th ईयर के एंड में मिलता है और वो कम मिल रहा है, 2 लाख रुपीज कम मिल रहा है। तो जो कंपनी जो बिजनेस होगा उसको इन्वेस्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट ए में, क्योंकि उनको जो कैश इनफ्लो है वो उनको रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है रेगुलरली, मतलब हर साल मिल रहा है और ज्यादा मिल रहा है। अब थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब होता है बिजनेस में किन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करते टाइम, और वो क्या चीजें होती हैं? दैट आर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश इनफ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सपोज दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। तो प्रोजेक्ट ए में जो इन्वेस्टमेंट लगेगी वो लगेगी 1 करोड़ की, और जो प्रोजेक्ट बी में लगेगी वो लगेगी 1.5 करोड़ की। तो कंपनी को ऑब्वियसली प्रोजेक्ट ए में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट लग रही है। सेकेंड आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट मतलब होता है कि जो हम कैपिटल प्रोक्योर करेंगे उसकी क्या कॉस्ट होगी। जैसे अगर हमने कैपिटल प्रोक्योर करा बैंक लोन से, तो बैंक लोन की कॉस्ट क्या होती है? बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। वहीं अगर हमने डिबेंचर से अगर अपना कैपिटल प्रोक्योर करा
तो वही कैपिटल की कॉस्ट क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। थर्ड आता है कैश इनफ्लो के बारे में। तो हमने ये पढ़ा था कि कैश इनफ्लो का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो भी रिटर्न मिलेगा वो जितना जल्दी मिलेगा, जितना ज्यादा मिलेगा और जितना फ्रीक्वेंट होगा, बिजनेस को उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। फोर्थ आता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि कंपनी इतना अर्न कर ले जिससे उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कवर हो जाए प्लस उनको प्रॉफिट्स भी हों। सो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कौन से होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते टाइम बिजनेस को ध्यान में रखने होते हैं। दैट इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को वही प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगे। सेकंड, इंटरेस्ट रेट, बिजनेस को देखना चाहिए कि किस जो कैपिटल जहां से प्रोक्योर कर रहा है उसकी क्या कॉस्ट है। थर्ड इज कैश इनफ्लो, मतलब कि बिजनेस को जो रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो जितना फ्रीक्वेंट होगा और जितना जल्दी मिलेगा वही प्रोजेक्ट उसे चूज करना चाहिए। फोर्थ आता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि जो बिजनेस अर्न करता है उससे उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कवर हो जाए प्लस उसको प्रॉफिट्स भी हो। अब हम इन सबको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 15 करोड़ की और प्रोजेक्ट की बी की भी 15 करोड़ की। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 1 करोड़ एंड 1 करोड़। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या हुआ, प्रोजेक्ट ए का 16 करोड़ और प्रोजेक्ट बी का भी 16 करोड़। तो जो कैश इनफ्लो है, प्रोजेक्ट ए को जो कैश इनफ्लो मिल रहे थे वो हर साल में मिल रहे थे और 5 करोड़ मिल रहे थे। वहीं अगर प्रोजेक्ट बी की बात करें तो प्रोजेक्ट बी को जो कैश इनफ्लो मिल रहे थे वो हर साल ना मिल के 4th ईयर के एंड में मिल रहे थे और वो मिल रहे थे 18 करोड़। तो इन टोटल कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट ए का हुआ 20 करोड़ और प्रोजेक्ट बी का हुआ 18 करोड़। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ प्रोजेक्ट ए को, तो हम देखें कि उन्होंने इन्वेस्ट करा था 16 करोड़ और उनको मिला कैश इनफ्लो हुआ 20 करोड़। तो उनको डायरेक्टली 4 करोड़ रुपीस का प्योर एंड प्योर प्रॉफिट हुआ। ए को हुआ 4 करोड़ रुपीस का। वहीं अगर हम प्रोजेक्ट बी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट बी ने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था 16 करोड़ और उनको कैश इनफ्लो मिल रहा है 18 करोड़। तो उनको प्योर एंड प्योर 2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम देखें इनका रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ, आरओआर क्या मिलता है इनको, तो अगर हम आरओआर देखें तो आरओआर होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो अगर हम प्रोजेक्ट ए का देखें तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ था 4 करोड़ और उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 16 करोड़, हम कर इंटू 100। तो इसको सीधा सीधा प्रॉफिट जो इसकी सीधी सीधी आरओआर है वो होती है 25%। वहीं अगर हम प्रोजेक्ट बी का देखें तो बी को प्रॉफिट कितना हुआ था 2 करोड़ और उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 16 करोड़। तो इसको अगर हम देखें तो इसकी जो इसकी आरओआर होगी 12.5%। तो इन दोनों प्रोजेक्ट में किसकी ज्यादा आरओआर है, प्रोजेक्ट ए की जिसकी है 25% और उसको कैश इनफ्लो भी ज्यादा मिल रहा है, उसको प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है 4 करोड़ रुपीस। तो जो कंपनी होगी जो बिजनेस होगा उसको इन्वेस्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट ए में। ऐसा हमें एग्जाम में नहीं बनाना, जस्ट आपको समझाने के लिए हम एक सिचुएशन खड़ी करी ताकि हम और इजीली समझ सकें कि बिजनेस को इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, किन किन चीजों को ध्यान में रख के करनी चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उनके लिए वेरियस बिजनेस टेक्निक्स यूज करी जाती हैं और वो टेक्निक्स क्या होती है, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड थर्ड वन इज पे बैक पीरियड। सो अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि जो बिजनेस टेक्निक्स होते हैं इन टेक्निक्स को यूज करके जो बिजनेस होता है वो प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन करती है। इन टेक्निक्स को आप डिटेल में स्टडी करेंगे अपनी हायर स्टडीज में। अब हमने देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस रिलेट करते हैं, कंसर्न करते हैं डिसीजंस रिलेटेड टू डेटर्स, कैश एंड स्टॉक। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक तो डेटर्स को लेके डिसीजन डिसाइड करते हैं, कैश को लेके एंड स्टॉक को लेके। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज पर इफेक्ट करते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं ये बिजनेस की लिक्विडिटी मतलब कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की पावर को भी इफेक्ट करते हैं।
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम आगे वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में भी पढ़ेंगे अच्छे से इन डिटेल में। सो इस क्लास में हमने देखा फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस 3 टाइप के होते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस 2 टाइप के होते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो कि रिलेट करते हैं डिसीजंस रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, और हमने देखा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो डिसीजंस रिलेट करते हैं टू डेटर्स, कैश एंड स्टॉक। सो फाइनली कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।